Good evening, students. So, this is our lecture number 89 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने आज के लेक्चर में हम अपील के जो प्रोविजंस हैं उनको कवर करेंगे. इसको मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेगा. ठीक है, 2 लेक्चर में अपील कंप्लीट हो जाएगा एंड देन सब्सिक्वेंटली वील मूव फॉरवर्ड टू रेफरेंस एंड रिवीजन. तो आज हमें करना है चैप्टर 31. ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 30 पहले ही कर लिया था. ठीक है, चैप्टर 30 क्या है? सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन टू द हाई कोर्ट. डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करने की अथॉरिटी किसके पास है? सेशंस कोर्ट और एडिशनल सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज के पास. ठीक है, तो अगर वो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करते हैं तो वो कंफर्मेशन के लिए जाता है बिफोर द हाई कोर्ट. ठीक है, ये चैप्टर 30 में था. ये मैंने आपको पहले ही शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा दिया था. तो आज हम लोग चैप्टर 31 से शुरू करेंगे विच इज़ अपील. ठीक है, अब अपील में भी जब आप लोग एंटर कर रहे हैं तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं. अपील बस अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. मेंस में रेयरली विक्टिम के राइट्स के रिगार्डिंग पूछ दे 10 नंबर में, तो उसमें आप अपील में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं जो मैं आपको बता दूंगा. बाकी एज सच अपील से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा इन मेंस एग्जाम. ठीक है, प्रीलिम्स में मिलेगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजंस हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 31 अपील्स, सेक्शन 413. तो सेक्शन 413 बहुत इंपॉर्टेंट है. विक्टिम के राइट्स के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे जो इसका अर्लियर प्रोविजन था. ठीक है, सेक्शन 372 आई गेस, उसमें कुछ एक सेकंड, जस्ट लेट मी बी श्योर अबाउट दैट. हाँ, सेक्शन 372 ही जो था आपका पहले. ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ BNSS. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 31 को. अपील्स, सेक्शन 413. नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ठीक है, बेसिकली 413 यही चीज़ कह रहा है कि अगर आपको अपील डालना है तो अपील डालने का जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 31 के अंदर दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है. देखिए इसमें क्या कहा है? नो अपील शैल, इट इज मैंडेटरी, लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है, किसी क्रिमिनल कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट प्रोनाउंस किया है एक्विटल या कन्विक्शन के रिगार्डिंग, या फिर उसने कोई ऑर्डर पास किया है, अगर आपको उसको अपील करना है तो वो, अगर आपको अपील करना है तो उसके लिए आपको चैप्टर 31 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अब इसका प्रोवाइजो जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दिस प्रोवाइजो वॉज नॉट अर्लियर प्रेजेंट बिफोर 2009. ठीक है, थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री बता देता हूं मैं इस चीज की. जो आपका पहला CRPC इनैक्ट हुआ था ना, दैट इज CRPC 1861, उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जो कि स्टेट को या फिर विक्टिम को राइट देता हो कि वो एक्यूज्ड के कन्विक्शन को चैलेंज कर सके या फिर अपील कर सके. ठीक है, 1861 के अंदर ना विक्टिम के पास ना ही स्टेट के पास कोई भी राइट था कि वो एक्यूज के कन्विक्शन को चैलेंज कर सके. मतलब कि मान लो एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया एंड जो उसकी कन्विक्शन हुई वो किसी लेसर चार्ज के लिए हुई, या फिर सपोज जो उसकी कन्विक्शन हुई जितना उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए था उतना पनिशमेंट ट्रायल कोर्ट ने नहीं दिया, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते थे बाय वर्च्यू ऑफ CRPC 1861. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? आपका नया CRPC आता है, दैट इज CRPC 1898. 1898 जो है वो सक्सेसर था 1861 का. उसके बाद आपका 1973 का आता है और 1973 को BNSS से रिप्लेस कर दिया जाता है. ठीक है, तो CRPC 1898 के अंदर जो चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था वो बेसिकली ये था कि स्टेट को अपील करने का राइट दे दिया गया था. अपील करने का राइट दे दिया गया था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल बाय एनी लोअर कोर्ट अंडर द ओरिजिनल और एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, स्टेट को हमने 1898 के CRPC के अंदर ये राइट दे दिया था कि आप अगर मान लीजिए कोई भी एक्विटल किया गया है एक्यूज्ड का तो उसको चैलेंज कर सकते हैं टू द हाई कोर्ट. ठीक है, अब यहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई.
कोई भी एक्विटल हो रहा है उसको चैलेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो हाई कोर्ट है वो केसेस से ओवरबर्डेंड हो गया, वो अपील से ओवरबर्डेंड हो गया। इसी की वजह से 41st और 48th रिपोर्ट के अंदर, जो लॉ कमीशन की 41st और 48th रिपोर्ट थी, उसके अंदर ये रिकमेंडेशन दिया गया कि हाई कोर्ट को हमें यहाँ पे डिस्क्रिशन देने की आवश्यकता है कि वो अपील को या तो एंटरटेन करें या तो रिजेक्ट कर दें, जिसे हम कहते हैं लीव टू अपील, ठीक है। एंड लीव टू अपील बेसिकली हाई कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर ग्रांट करता है कि वो किसी अपील को या तो रिफ्यूज कर सकते हैं या तो एंटरटेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर आता है हमारा सीआरपीसी 1973। अब देखिए, प्रॉब्लम यहां पर जो सबसिस्ट कर रही थी वो यही कर रही थी कि विक्टिम को कोई राइट नहीं दिया गया, ठीक है। इवन दो सीआरपीसी 1973 के आने के बाद कुछ राइट्स विक्टिम को दे दिए गए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपका 2005 का अमेंडमेंट भी आया था सीआरपीसी में, उसके अंदर भी विक्टिम को कुछ राइट्स दिए गए। जैसे क्या क्या राइट्स दिए गए, विक्टिम की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी गई, जो कि अभी आपको सेक्शन 2Y के अंदर मिल जाएगा अंडर BNSS। ये पहले नहीं था, ठीक है, इसको ऐड किया गया था बाय द 2005 अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 2WA ऑफ सीआरपीसी। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है। तो जो 2005 का अमेंडमेंट आया था जिसने सीआरपीसी 1973 में कुछ वाइटल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, उसने अभी भी विक्टिम को कोई राइट नहीं दिया था रिगार्डिंग अपील। इसी की वजह से मालिमत कमिटी जो आपकी थी, उसने 2008 में रिकमेंडेशंस दिए कि विक्टिम को भी यहां पर कुछ राइट्स देने की आवश्यकता है कि वो ट्रायल कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को चैलेंज कर सके ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। तो मालिमत कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसको सेक्शन 372 के प्रोवाइजो के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसको सब्सिक्वेंटली BNSS ने भी सेक्शन 413 के अंदर रिटेन कर लिया। आइए प्रोवाइजो को पढ़ते हैं। Provided that the victim shall have the right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offence or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court। तो ये प्रोवाइजो है, इसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन देंगे, इसको हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव द राइट टू प्रेफर एन अपील। यहाँ पे अब हमने विक्टिम को एक राइट दे दिया है टू प्रेफर एन अपील। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो ये प्रोवाइजो है, ठीक है, इवन तो BNSS ने इसको रिटेन किया, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बाय वर्च्यू ऑफ द 2008 मलिमत कमिटी ने ये रिकमेंडेशंस दिए थे, तो 2009 में अमेंडमेंट लाया गया था, और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो ये प्रोवाइजो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी, जिसको सब्सिक्वेंटली रिटेन भी कर लिया गया अंडर BNSS। तो देखिए प्रोवाइजो क्या कहता है, provided that the victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser charge, या फिर lesser offense, आप इसको जो भी कह लीजिए, for a lesser offense or imposing inadequate compensation, ठीक है। एंड सच अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील ऑर्डिनरली लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट। अब इस प्रोवाइजो में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस प्रोवाइजो के अंदर। अगर आप इस प्रोवाइजो को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन दे के पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है कि एक विक्टिम के पास ये राइट है कि वो कुछ मैटर्स में ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर सकता है। अगर जजमेंट में उन्होंने एक्यूज को एक्विट किया है तो वहां पर विक्टिम डायरेक्टली अपील कर सकता है टू विच एवर कोर्ट द अपील ऑर्डिनरली लाइज, ठीक है। या फिर अगर उसको कन्विक्ट किया फॉर ए लेसर चार्ज, मतलब मान लीजिए उसके अगेंस्ट में जो चार्ज फ्रेम किया गया था वो किया गया था मर्डर का, ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो उसको कन्विक्ट किया गया वो किया गया कल्पेबल होमिसाइड के लिए, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हो गया। और तीसरा क्या है, अगर मान लीजिए एक्यूज्ड को ये ऑर्डर किया गया हो कि आप कंपेंसेट करिए विक्टिम को, और जो कंपेंसेशन का अमाउंट है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, मतलब कम है, तो यहां पर इन ग्राउंड्स पर विक्टिम के पास ये राइट होगा कि वो चैलेंज कर सकता है ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगर जो कन्विक्शन किया गया है वो उसी ऑफेंस के लिए किया गया है जिसका ट्रायल हो रहा था, किसी लेसर ऑफेंस के लिए नहीं किया गया है,
लेकिन आपने ये कई बार देखा होगा कि कई सारे जो प्रोविजंस होते हैं आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर और एनी अदर क्रिमिनल लॉ के अंदर, वहाँ पे पनिशमेंट ऐसे दी होती है मिनिमम 3 ईयर्स एंड अप टू 7 ईयर्स। अब सपोज कोर्ट ने एक्यूज्ड को 3 साल की पनिशमेंट सुना दी, ठीक है, मतलब एक प्रकार से इनएडिक्वेट इम्प्रिजनमेंट दे दिया वहाँ पर, तो इसको जो आपका विक्टिम है वो चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इनएडिक्वेट इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है तो वहां पर विक्टिम इस मैटर को चैलेंज नहीं कर सकता। यहां पर सिर्फ स्टेट के पास डिस्क्रिशन है कि वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी आप लोग वो आगे देख लेंगे सेक्शन के अंदर, ठीक है, लेकिन विक्टिम के पास ये राइट नहीं है कि वो चैलेंज कर सके अगर कोर्ट ने इनएडिक्वेट इम्प्रिजनमेंट सुनाई है तो, या फिर इनएडिक्वेट पनिशमेंट दी है तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, 414 पे आते हैं। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। एनी पर्सन who has been ordered under section 136 to give security for keeping the peace or for good behavior। अब याद करें जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ना सेक्शन 136 किस रिगार्डिंग बात करता है। वो बोलता है कि अगर कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है इस बंदे को, मतलब अगर वो सेटिस्फाई हो गए इस रिगार्डिंग कि यहाँ पर इस इंसान से सिक्योरिटी लेना ज़रूरी है टू मेंटेन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और ताकि जो पब्लिक पीस है वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो जो ऑर्डर पास करते हैं वो सेक्शन 136 के अंदर पास करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 136 टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर, और हु इज एग्रीव बाय एनी ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी अंडर सेक्शन 140 के अंदर श्योरिटीज अलाउ नहीं किए उस बंदे को जिसको ऑर्डर किया गया है कि आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करिए, मे अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहां पर अपील किसको जाएगी? टू द कोर्ट ऑफ सेशन। प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू पर्सन्स द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट whom are laid before a session judge in accordance with the provisions of section 2 और section 4 और section 141। ये मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए सेक्शन 141, इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रोवाइजो समझ में आ जाएगा। 415 पे मूव करते हैं। अपील फ्रॉम कन्विक्शन। एनी पर्सन convicted on a trial held by a high court in its extraordinary original criminal jurisdiction may appeal to the Supreme Court। अब इसका मतलब क्या है? याद करिए मैंने आपको बताया था बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 407 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 जो आपका हाई कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो चाहे तो किसी मैटर को अपने पास लेके उसका ओरिजिनल ट्रायल कर सकता है। याद है आपको, ये जब हमने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ा था उसमें भी समझा था ये चीज़ काफ़ी अच्छे से। इसका जो ये आपका सीआरपीसी का है बाय द वे, ठीक है, इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएनएसएस के अंदर दैट इज सेक्शन 447 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। तो अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ट्रायल किया है अंडर इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, तो वहां पर अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया है रिगार्डिंग एक्विटल और कन्विक्शन, ठीक है, तो वहां पर जो अपील जाएगी दैट विल डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल, मतलब कन्विक्शन अगर किया हाई कोर्ट ने तो वहां पर द अपील विल ऑर्डिनरी लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय अ सेशंस जज और एन एडिशनल सेशन जज or on a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed against him or against any other person convicted at the same trial may appeal to the high court। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर मान लो किसी इंसान को सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने ट्रायल करके कन्विक्ट किया है, ठीक है, या फिर जो ट्रायल है वो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज के सामने नहीं होके किसी सबऑर्डिनेट जज के सामने हुआ है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर हुआ है, जैसे कि आपका सीजीएम हो गए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गए, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो गए, और उन्होंने 7 साल से अधिक की इंप्रिजनमेंट सुनाई है, तो वहां पर इन सिचुएशन में द अपील विल ऑर्डिनरी लाई टू द हाई कोर्ट। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर आखिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 7 साल की सजा सुनाएंगे कैसे? तो मैंने आपको ये बताया था कि उनके पास इवन तो कंपिटेंसी 3 साल की होती है, बट अगर उनको उससे ज़्यादा की पनिशमेंट अवॉर्ड करनी है, और वो ये आप अगर शेड्यूल 1 को रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कंपिटेंट हैं टू ट्राई सच ऑफेंसेस जहाँ पर जब जो पनिशमेंट है दैट इज मोर देन 3 ईयर्स, तो वहाँ पर अगर उनको 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट देनी है तो उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर जो सिचुएशन होगा उसको सबमिट करेंगे बिफोर द सीजीएम, और अगर सीजीएम भी केपेबल नहीं है उतना पनिशमेंट अवॉर्ड करने के लिए तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे टू द सेशन जज। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये उन्हीं सिचुएशन की बात कर रहा है। तो अगर मान लो सेशन जज ने कन्विक्ट किया है या फिर एडिशनल सेशन जज ने कन्विक्ट किया है या फिर किसी और कोर्ट ने किया है, लेकिन वहां पर जो उसने पनिशमेंट दी है वो 7 साल से अधिक की है, तो वहां पर द अपील विल ऑर्डिनरी लाई बिफोर द हाई कोर्ट। थर्ड पे आते हैं। सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2
any person convicted on a trial held by magistrate of the first class or of the second class or sentenced under section 364 or in respect of whom an order has been made or a sentence has been passed under section 401 by any magistrate may appeal to the court of session. ठीक है, यहां पर आपका ये जो है ना एक सेविंग क्लॉज है, यहां पर ये कह रहा है कि अगर मान लो कन्विक्शन किया गया है बाय द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने 7 साल से अधिक की इंप्रिजनमेंट अवार्ड की है तो वहां पर द अपील विल लाई बिफोर द हाई कोर्ट. अगर उससे कम की है देन इन दैट सिचुएशन द अपील विल ऑर्डिनरी लाई बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, या फिर द पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड अंडर सेक्शन 364. एक बार देख लेते हैं 364 क्या है. जस्ट लेट मी चेक इट वंस. हाँ, ये वही वो सिचुएशन बात कर रहा है, ये मैंने आपको बताया था सीआरपीसी के अंदर. इट बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर. ठीक है, मतलब उसी सिचुएशन में जहां पर वो ट्रायल करने के लिए कंपिटेंट है लेकिन वो उतना पनिशमेंट नहीं दे सकते जो उनकी कंपिटेंसी में फॉल करे. ठीक है, तो उस सिचुएशन में. एंड थर्ड सिचुएशन क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एन ऑर्डर हैज बीन मेड और ए सेंटेंस हैज बीन पास्ड अंडर सेक्शन 401 बाय द मैजिस्ट्रेट. वही आपका वो प्रोबेशन और एडमोनिशन वाली की बात कर रहा है. मे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन. 4 पे आते हैं. व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ सेंटेंस पास्ड अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67 एंड 68, 70, 71 वगैरह वगैरह ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, या आपके रेप एंड एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप के जो ऑफेंसेस है ना उनकी बात कर रहा है. द अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील. तो अगर मान लीजिए रेप के ऑफेंस में किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, और वो अपनी कन्विक्शन को चैलेंज करता है टू द हाई कोर्ट, तो वहां पर हाई कोर्ट को हम डायरेक्शन ये दे रहे हैं कि इस अपील को आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए विद इन 6 months. तो ये 6 महीने का जो टाइम फ्रेम है ये आपको ध्यान रखना है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और बाकी आपको 413 में ये जस्टिस मलिमत कमेटी ध्यान रखना है जिसके थ्रू ये प्रोवाइजो को ऐड किया गया था. 414 में आपको एज सच कुछ ध्यान रखना नहीं है. ठीक है, और 415 में आपको ये क्लॉज 4 ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, और बाकी जो अपील करने का जो ये है ना, मतलब जो प्रोसेस है कि पहले किसको अपील लॉज होगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, 416 पे आते हैं. नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज प्लीड्स गिल्टी. ठीक है, प्ली ऑफ गिल्ट के रिगार्डिंग ये बात करता है. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 415 वेर एन एक्यूज पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑन सच प्ली देयर शैल बी नो अपील इफ द कन्विक्शन इज बाय अ हाई कोर्ट. बेसिकली यहां पर क्या कह रहा है, चार्ज फ्रेमिंग का आपको प्रोसीजर याद है ना. ठीक है, वहां पर प्ली ऑफ गिल्ट भी चार्ज प्रोसीडिंग के प्रोसीजर में ही फॉल करता है. तो अगर प्ली ऑफ गिल्ट को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां पर अगर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है तो वहां पर आप अपील नहीं कर सकते. ठीक है, क्लॉज 2, इफ द कन्विक्शन इज बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट और सेकंड क्लास एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ दैट सेंटेंस. यहां पर यह कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने किया है तो वहां पर तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास ने आपको अगर प्ली ऑफ गिल्ट पर कन्विक्ट किया है तो वहां पर आप ये चेक करवाने के लिए अपील कर सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था प्ली ऑफ गिल्ट के लिए, ठीक है, वो प्रोसीजर सही है कि नहीं, इसको आप चैलेंज कर सकते हो. इसके अलावा आप इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते कि प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस पर आपका कन्विक्शन हुआ है और आप चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे कन्विक्शन को सेटिसाइड किया जाए. इज दैट क्लियर? 417 पे आते हैं. नो अपील इन पेटी केसेस. पेटी केसेस आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था सेक्शन 229 के अंदर फॉल करता है पेटी केसेस. ठीक है, अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें सिर्फ फाइन प्रिस्क्राइब हो और जो फाइन का अमाउंट हो वो कितना होना चाहिए, 5,000 रुपीज. ठीक है, 5,000 रुपए का फाइन का अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब मैक्सिमम जितना फाइन आप दे सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूं. तो अगर 5,000 रुपए फाइन है और वहां पर आप सिर्फ फाइन अवॉर्ड कर रहे हो एक्यूज को फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस, तो वहां पर इस ऐसे ऑफेंसेस को हम लोग पेटी ऑफेंस मानते हैं. ठीक है, 229 के अंदर ही हमने पढ़ा था. 417 देखिए क्या कहता है. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 415, देखिए अगेन ये एक ओवर राइडिंग इफेक्ट दे रहा है 417 को. देयर शैल बी नो अपील बाई ए कन्विक्टेड पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नेमली वेयर अ हाई कोर्ट passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months or a fine not exceeding 1,000 rupees or of both such imprisonment and fine. अगर हाई कोर्ट ने 3 महीने तक की imprisonment सुनाई है
या फिर उन्होंने 1,000 रुपये का फाइन सुनाया है, या फिर दोनों साथ में सुनाया है, मतलब कि 1,000 रुपये का फाइन भी दो और मैक्सिमम 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट झेलो, तो वहां पर आप हाई कोर्ट के इस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इस कन्विक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वेयर अ कोर्ट ऑफ सेशन passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months or a fine not exceeding 200 rupees or of both such imprisonment and fine, ठीक है, मतलब वही सेम बात यहाँ पे कह रहे हैं। कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर 3 महीने के सेंटेंस सुनाया है या फिर 200 रुपये फाइन इंपोज किया है, अगर इसके अंदर फॉल कर रहा है आपका कन्विक्शन, तो वहां पर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सी वेयर अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास passes only a sentence of fine not exceeding 100 rupees, अगर 100 रुपए से अधिक का फाइन इंपोज नहीं किया फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने, तो उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। डी वेयर इन अ केस ट्राइड समरली, ठीक है, समरी ट्रायल आपको मैंने बताया था 283 से, अ मैजिस्ट्रेट empowered टू एक्ट अंडर सेक्शन 283 passes only a sentence of fine not exceeding 200 rupees। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर समरी ट्रायल हुआ है और मजिस्ट्रेट ने 200 रुपए तक का फाइन इंपोज किया तो उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। प्रोवाइजो पे आते हैं। Provided that an appeal may be brought against any such sentence if any other punishment is combined with it, but such sentence shall not be applicable merely on that ground। क्या कह रहा है प्रोवाइजो? Provided that an appeal may be brought against any such sentence if any other punishment is combined with it। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने किसी और ऑफेंस के लिए भी एक्यूज को पनिश कर दिया और दोनों का जो मतलब जो टर्म था उसको कंबाइन कर दिया गया, तो वो 3 महीने या 2 महीने का जो टर्म था उससे ज़्यादा हो गया, तब उसको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइजो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट, दैट द पर्सन कन्विक्टेड इज ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी टू कीप द पीस, और दैट a direction for imprisonment in default of payment of fine is included in the sentence, or that more than one sentence of fine is passed in the case if the total amount of fine imposed does not exceed the amount herein before specified in respect of the case। वही चीज कह रहा है कि आप कर सकते हो, अगर मान लो आपको पैरेलली और भी सुनाया गया हो जजमेंट, ठीक है, मतलब आपके अगेंस्ट में और भी कन्विक्शन किए गए हो और जो कन्विक्शन है वो ऊपर की जो क्राइटेरिया है उससे आगे निकल जा रहा है, तो तब आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 418 पे आ जाइए। अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 418, ठीक है, इसको हम लोग वैसे आपका जो ये 413 था ना इसके साथ ही पढ़ते हैं। Save as otherwise provided in subsection 2, the state government may, in any case of conviction on a trial held by any court other than a high court, direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, save as otherwise provided in subsection 2, the state government may, in any case of conviction on a trial held by any court other than the high court, direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy। मतलब मान लीजिए अगर हाई कोर्ट को छोड़ के किसी भी कोर्ट ने ट्रायल किया है और जो सेंटेंस उसने अवॉर्ड किया है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस वो इनएडिक्वेट है, तो उसको चैलेंज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। क्या बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 413 क्या विक्टिम इस मैटर को चैलेंज कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ पनिशमेंट? द आंसर इज नो। टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द सेंटेंस इज पास बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन को जाएगा अपील अगर जो जजमेंट पास किया गया था वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया था, एंड टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट। इज दैट क्लियर? सेकेंड पे आइए। इफ सच कन्विक्शन इज इन अ केस in which the offense has been investigated by any agency empowered to make investigation into an offense under any central act other than this, सही था, the central government may also direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy। अब मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर किया गया, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा किया गया था, फॉर एग्जाम्पल आपका CBI हो गया, CID हो गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। ठीक है, तो वहां पर अगर मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब एक्यूज का ट्रायल हुआ तो वहां पर उसको इनएडिक्वेट सेंटेंस अवॉर्ड किया गया फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, तो यहां पर अगर इस मैटर को चैलेंज करना है तो कौन चैलेंज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा। ठीक है, टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द सेंटेंस इज पास बाय द मैजिस्ट्रेट, सेम है। टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज पास बाय एनी अदर कोर्ट। ठीक है, यहां पर भी लेकिन वो चीज फॉलो किया जाएगा अदर देन द हाई कोर्ट। थर्ड, व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड against the sentence, when an appeal has been filed against the sentence on the ground of its inadequacy, the court of session or as the case may be the high court shall not enhance the sentence except after giving to the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement, and while showing cause the accused may plead for his acquittal or for the reduction of the sentence। ये आपका वही है,
ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ठीक है, कि हम अगर अपील को इंटरटेन कर रहे हैं जहां पर एक्यूज्ड का जो इम्प्रीजनमेंट का टेन्योर है उसको इंक्रीज करने की गुहार लगाई गई है, तो उस सिचुएशन में हम यहां पर एक्यूज्ड को भी मौका देंगे कि आप आइए अपने साइड को प्रेजेंट करिए कि जो ये अपील आपके अगेंस्ट में फाइल की गई है हाई कोर्ट में या जहां पर भी कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, वो हम आगे उसको कंटिन्यू करें कि ना करें, मतलब कि उस अपील को हम लोग अपहेल्ड कर दें कि ना कर दें। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग जो एक्यूज्ड है उसको भी मौका देंगे, और इस सिचुएशन में जो एक्यूज्ड है वो ये भी प्ली कर सकता है कि मेरे को एक्विट कर दिया जाए, एंड अलॉन्ग विद दैट वो सेंटेंस को रिड्यूस भी करवा सकता है अगर वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को सेटिस्फाई कर दे तो। इज दैट क्लियर? 4 पे आइए। When an appeal has been filed against a sentence passed under section 64, 65, 66, 67 to 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the appeal shall be disposed of within a period of 6 months from the date of filing of such appeal। ठीक है, यहाँ पे वही कह रहा है कि जो रेप और एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप की अगर अपील आपके पास आई है तो उसको 6 महीने के अंदर आप डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास करिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। 419 पे आते हैं। Save as otherwise provided in subsection 2 and subject to the provisions of section 3 and 5. The district magistrate may, in any case, direct the public prosecutor to present an appeal to the court of session from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of a cognizable and non-bailable offence। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। 419 से ये पूरा आपको एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, जो बाकी अपील के प्रोविजंस हैं। एक दो केस लॉज हैं उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार, एक परविंदर कंसल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। The Supreme Court upheld the High Court decision and established that under section 372 CRPC, which is basically section 413 BNSS, the ground for appeal by the victim are limited to the acquittal of the accused, a conviction for a lesser offense, all the imposition of the inadequate compensation. Therefore, even if a trial court penalize the accused by a token sentence or a fine, the victim does not have any legal recourse to file an appeal. However, the state government, by virtue of section 377 CRPC, may file an appeal to seek enhancement of the sentence। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली यही कहा गया कि प्रोवाइजो के अंदर जो ग्राउंड्स दिए गए उन्हीं के बेसिस पर एक्यूज के पास विक्टिम के पास ये राइट है कि वो चैलेंज कर सकता है कन्विक्शन मेड बाय द ट्रायल कोर्ट, ठीक है, या फिर एक्विटल मेड बाय द ट्रायल कोर्ट। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर इनएडिक्वेट सेंटेंस प्रोवाइड किया गया है बाय द ट्रायल कोर्ट, तो उसको जो विक्टिम है वो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है वो चैलेंज कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इन मल्लिकार्जुन कोडागल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट टू सीक एन एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस गिवन आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से करना है हम लोग को? 419 से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, I'll meet you in the next lecture.